हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिल्ली में हुए एक हालिया बम धमाके के बारे में है। और जो पहली बात सामने आती है वो वाकई चौंकाने वाली है। दिल्ली में करीब 14 साल बाद इतना बड़ा कोई बम धमाका हुआ है। 14 साल, ये बहुत लंबा अरसा होता है। हाँ, ये शांति का एक ऐसा दौर था जिसे शायद शहर ने माना या था कि अब ये हमेशा रहेगा। सही है। और जब ये शांति इस तरह से टूटती है तो ये सिर्फ एक घटना नहीं होती। नहीं, ये शहर की पूरी सुरक्षा की धारणा पर, लोगों के भरोसे पर एक गहरा सवाल खड़ा कर देती है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश इसी घटना की परतों को खोलने की है। 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास जो हुआ, हम उसके तथ्यों को सामने रखेंगे। फिर थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे कि क्या ये दिल्ली पर हुए पुराने हमलों के किसी पैटर्न से जुड़ता है जी। और आखिर में इसके बड़े नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हुआ क्या था उस शाम? जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो एक बहुत साफ तस्वीर पेश करती हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2025। ओके। शाम का वक्त था, घड़ी में लगभग 6:52 हो रहे थे। मतलब शहर का पीक ट्रैफिक वाला टाइम। बिल्कुल, जब लोग दफ्तरों से निकलकर घर की तरफ जा रहे होते हैं। और जगह भी कोई आम जगह नहीं थी। दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन, उसका गेट नंबर 1। हाँ, ये तो शहर के सबसे व्यस्त और सबसे ऐतिहासिक इलाकों में से एक है। सही कहा। और वहीं पर ये घटना हुई। एक सफेद रंग की होंडाई i20 कार ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकी और बस कुछ ही सेकंड में उसमें एक जबरदस्त विस्फोट हो गया। अच्छा। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों में तुरंत आग लग गई और दूर तक इमारतों और गाड़ियों के शीशे पूरे चकनाचूर हो गए। और जो इंसानी नुकसान का आंकड़ा है वो तो दिल दहलाने वाला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कम से कम 8 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे असली इंसानी ट्रेजेडीज हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हमलावरों की सोच को समझना जरूरी है। सही। जगह और समय का चुनाव, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये भारत की क्या कहते हैं संप्रभुता का प्रतीक है। हाँ, 15 अगस्त को वहीं से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। एग्जैक्टली। ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है। सही। यहाँ हमला करना मतलब सीधे सीधे देश के स्वाभिमान पर हमला करने जैसा है। हाँ। एक बहुत सोचा समझा, एक सिंबॉलिक संदेश देने की कोशिश है। और शाम के व्यस्त समय को चुनना, इसका मतलब तो साफ है कि इरादा ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना था। हाँ, उनका मकसद सिर्फ जान लेना नहीं बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा करना था। वो चाहते थे कि शहर का हर नागरिक ये महसूस करे कि वो अपने ही शहर में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सुरक्षित नहीं है। ये डर फैलाना ही उनका असली हथियार है। शायद इसीलिए अधिकारी इसे इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि केस तुरंत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब NIA को सौंप दिया गया है। अच्छा। और उन्होंने UAPA के तहत जांच शुरू कर दी है। और ये एक बहुत बड़ा कदम है। UAPA का लगना इस बात का साफ संकेत है कि इसे एक आतंकवादी हमला माना जा रहा है। राइट। ये कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं है जैसे गैंग वॉर या कोई आपसी रंजिश। सही। इस एक कानून के लगने से जांच का दायरा, उसकी गंभीरता और उसके कानूनी परिणाम पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया है। ये 14 साल का गैप मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसका मतलब है कि दिल्ली ने पहले भी ये सब देखा है, लेकिन शायद हम भूलने लगे थे। हाँ, हम भूलने लगे थे। हमारे स्रोतों में कुछ पुरानी घटनाओं का जिक्र है जो बहुत परेशान करने वाला है। दुर्भाग्य से दिल्ली का इस मामले में एक दुखद इतिहास रहा है। ये शांति का दौर लंबा जरूर था, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली को इस तरह निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट 29 अक्टूबर 2005 की घटना का जिक्र करती है, दिवाली से ठीक पहले का समय, जब पहाड़गंज, सरोजनी नगर और गोविंदपुरी के भीड़ भरे बाजारों में एक के बाद एक 3 धमाके हुए थे। मुझे याद है वो दिन। उस दिन 62 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। त्योहार का माहौल था, लोग खरीदारी कर रहे थे और उसे एक झटके में मातम में बदल दिया गया। इरादा साफ था, शहर की खुशी पर हमला करना। फिर 13 सितंबर 2008 की तारीख आती है, जब दिल्ली में एक साथ 5 धमाके हुए। सही। उनमें भी लगभग 20 से 30 लोगों की जान गई थी। और फिर 7 सितंबर 2011 दिल्ली हाई कोर्ट। हाँ,
जब दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एक ब्रीफकेस में रखे बॉम्ब में विस्फोट हुआ जिसमें 15 लोग मारे गए, वो इस हालिया हमले से पहले का आखिरी बड़ा धमाका था। अगर हम इन सभी हमलों को एक साथ रखकर देखें, 2005, 2008, 2011 और अब ये 2025 का हमला, तो एक पैटर्न दिखता है। हाँ, एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। क्या पैटर्न है वो? निशाना हमेशा से सॉफ्ट टारगेट्स रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक जगहें, जैसे बाजार, सिनेमा हॉल, ट्रांसपोर्ट हब्स जैसे मेट्रो स्टेशन, या फिर हाईकोर्ट जैसी महत्वपूर्ण लेकिन आम लोगों की पहुंच वाली संस्थाएं। अच्छा, कहते हैं हमलावर जानते हैं कि वो सेना से आमने सामने नहीं लड़ सकते, तो वो समाज की सबसे कमजोर नस पर हमला करते हैं। बिल्कुल। हमारा रोजमर्रा का जीवन, हमारा बाजार जाना, हमारा मेट्रो में सफर करना, यानी वो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि शहर की आत्मा पर हमला करते हैं। सही कहा। ताकि लोग अपने ही शहर में खुद को अजनबी और असुरक्षित महसूस करने लगे। ये तो बहुत ही डरावनी सोच है। बिल्कुल। उनका मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं, बल्कि समाज के ताने बाने को तोड़ना है, सामान्य जीवन को बाधित करना, लोगों के मन में डर बिठाना कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो ये हालिया धमाका कोई अलग थलग घटना नहीं है? नहीं, ये दिल्ली को दहलाने की एक पुरानी और दुखद कड़ी का ही हिस्सा लगता है। तो अगर ये एक पुराने पैटर्न का हिस्सा है, तो इसका आज हमारे लिए क्या मतलब है? इस घटना के फौरी और लंबे समय तक चलने वाले असर क्या होंगे? और इस पैटर्न को समझना सिर्फ एकेडमिक तौर पर जरूरी नहीं है, इसके आज और अभी के लिए बहुत गंभीर प्रभाव हैं। सबसे पहला और तात्कालिक प्रभाव तो सुरक्षा को लेकर ही है। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा और पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब आने वाले कुछ समय तक मेट्रो, एयरपोर्ट और बस अड्डों पर लंबी लाइंस? हाँ, और कड़ी चेकिंग के लिए तैयार रहना होगा, और ये जरूरी भी है। सही। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ जाएगी, निगरानी के तरीके और सख्त हो जाएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ना, जो लोगों के मन पर असर डालता है। आप मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। निश्चित रूप से। ऐसी घटनाएं लोगों के मन में एक अनजाना सा डर पैदा करती हैं। हो सकता है कि लोग कुछ समय के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने में हिचकिचाएं। और ये डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसका इकोनॉमी पर भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल। लोग बाजारों में कम जाएंगे, बाहर खाना कम कर देंगे। ये डर सामान्य जीवन की लय को तोड़ता है, और यही हमलावरों का एक मुख्य मकसद भी होता है। और नीति और कानून के लेवल पर इसका क्या असर होगा? यूएपीए का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। यूएपीए का इस्तेमाल ये दिखाता है कि सरकार इसे एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में देख रही है। राइट। इसके चलते खुफिया अभियानों में तेजी आ सकती है, सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की पूरी तरह से समीक्षा की जा सकती है, और शायद सार्वजनिक स्थानों के लिए नए ज्यादा सख्त नियम बनाए जा सकते हैं। हमारे स्रोतों में नागरिक सतर्कता की भी बात की गई है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार भी है। अच्छा, कैसे? देखिए, एक तरफ अब नागरिकों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस या सुरक्षा एजेंसीज हर जगह हर कोने में नहीं हो सकती। सही बात है। इसलिए लावारिस वस्तुओं जैसे कोई बैग या गाड़ी की तुरंत सूचना देना या किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखना अब और भी जरूरी हो गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? क्या इससे एक शक और अविश्वास का माहौल भी नहीं बन सकता? यही इसका खतरा है। सतर्कता और पैरानोया के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है। जरूरत इस बात की है कि लोग जागरूक हों, लेकिन बिना किसी समुदाय या व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह रखें। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, जिसे बनाए रखना प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो मतलब सुरक्षा बढ़ गई है, लोगों में डर है और नीतियां भी बदलेंगी, लेकिन इतनी सारी जानकारी के बाद भी जो सबसे बड़ी चीज सामने आती है वो है सन्नाटा। हाँ, बहुत कुछ है जो हम अभी नहीं जानते, और यही वो सवाल हैं जो अब एनआईए की जांच का केंद्र होंगे। इन सवालों के जवाब ही इस पहेली को सुलझाएंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, ये हमला किसने किया और क्यों? उनका मकसद क्या था? हाँ, अब तक किसी भी जाने माने आतंकी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, जो अपने आप में अजीब है। मकसद को समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हमलावर कौन हो सकते हैं और उनका अगला कदम क्या हो सकता है। क्या ये किसी बाहरी ताकत का काम है या देश के अंदर ही कोई नया गुट तैयार हो गया है? हर संभावना एक अलग दिशा में ले जाती है।
लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी समूह की जिम्मेदारी ना लेने के पीछे भी कोई रणनीति हो? ये एक बहुत दिलचस्प संभावना है। जैसे जांच को भटकाने का तरीका? या फिर किसी और तरह का डर पैदा करने का। जिम्मेदारी ना लेने से एक अनिश्चितता का माहौल बनता है, डर का कोई चेहरा नहीं होता, तो वो और भी ज्यादा फैलता है। ये भी एक तरह की मनोवैज्ञानिक जंग हो सकती है। सही। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि विस्फोट में इस्तेमाल हुई सामग्री, RDX या जो भी था, वो आया कहाँ से? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसे देश के अंदर ही तैयार किया गया या बॉर्डर पार से लाया गया? इस सवाल का जवाब हमलावरों के नेटवर्क की पूरी कहानी बता सकता है। अगर विस्फोटक स्थानीय तौर पर बना है, तो इसका मतलब है कि देश के अंदर एक स्लीपर सेल या पूरा मॉड्यूल काम कर रहा है। और अगर बाहर से आया है तो ये खुफिया और सीमा सुरक्षा में एक बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है। और तीसरा सवाल, जो शायद सबसे जरूरी है, हाँ, वो ये कि क्या ये किसी एक या दो लोगों का काम था? लोन वुल्फ अटैक। हाँ, जैसे लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क है? दोनों ही सूरतें बहुत खतरनाक हैं। एक लोन वुल्फ को पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि वो किसी से संपर्क नहीं रखता और रडार के नीचे काम करता है। और नेटवर्क? वहीं एक नेटवर्क का मतलब है कि ये सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि भविष्य में और हमलों का खतरा बना हुआ है। NIA के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। दिल्ली के एक प्रतीकात्मक स्थान पर एक चौंकाने वाला हमला हुआ, जिसने शहर में लगभग 14 साल की शांति को तोड़ दिया। यह हमला दिल्ली में आतंकवाद के एक दुखद ऐतिहासिक पैटर्न में फिट बैठता है। बिल्कुल। जिसका मकसद हमेशा से सार्वजनिक जीवन में डर और अव्यवस्था फैलाना रहा है। और इसके नतीजे के तौर पर हमें बढ़ी हुई सुरक्षा, लोगों में एक गहरा मनोवैज्ञानिक भय और नीतिगत स्तर पर गंभीर बदलाव देखने को मिलेंगे। हाँ, जबकि कई बड़े सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। सही कहा। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी। हाँ। ये घटना एक चेतावनी की तरह है। ये हमें याद दिलाती है कि खतरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप और समय बदलता है। तो इस चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली क्या बात हो सकती है? कोई ऐसा सवाल जो इस पूरी जानकारी से निकल कर आता हो? इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल ये उठता है कि सुरक्षा एजेंसीज और शहर के नागरिक दोनों ही भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए इन पुराने पैटर्न से क्या सीख सकते हैं? क्या सिर्फ मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा देना और CCTV कैमरा लगा देना काफी है? या फिर हमें खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों, जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाने और सामुदायिक सतर्कता के बीच एक बेहतर और भरोसेमंद तालमेल बनाने की जरूरत है? सही। क्योंकि दुश्मन हर बार नई रणनीति के साथ आता है, तो हमें भी सिर्फ प्रतिक्रिया देने से एक कदम आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। असली चुनौती यही है कि बिना डरे, बिना एक दूसरे पर शक किए, एक शहर के तौर पर हम ज्यादा सतर्क और एकजुट कैसे हो सकते हैं।